हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग संसद के कार्य को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग संसद के सारी प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं और आज संसद के कार्य को पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि संसद का क्या क्या कार्य है। तो सरकार के व्यवस्थापिका अंग का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वो कानून बनाना ही होता है, वो विधि का निर्माण करना होता है। और संसद जो है भारत की व्यवस्थापिका है और इसका मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि संघ एवं प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन करना। तो इसके संबंध में संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया है। और संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों में से किसी भी विषय पर संसद जो है कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी विधान निर्माण या कानून निर्माण की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। राज्यों को जो भी कार्य सौंपे गए हैं, राज्य सूची के विषयों में जो भी अधिकार आता है, इस संबंध में भी कुछ परिस्थितियों में संसद जो है विधि बना सकती है। तो कानून बनाने के प्रस्ताव को जो है साधारण विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहते हैं। और यह विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक जो है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। यदि कोई मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव को रखा जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो साधारण सदस्यों द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो विधेयक को पारित होने के लिए संसद में जो है अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो विधेयक के जो प्रत्येक सदन में जो है 3 वाचन होते हैं और यह नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्यों खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। यानी कि जो भी प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को रखने के लिए तो विधेयक को पेश करने की जो अनुमति मांगी जाती है और जो दिया जाता है अनुमति, इसी को जो है प्रथम वाचन भी कहते हैं। और द्वितीय वाचन में क्या होता है कि किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। यानी कि द्वितीय वाचन में जो है बहुत वाद विवाद उस विधेयक पर होता है। कैसे कैसे होता है आइए जानते हैं। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कि कुछ सदस्यों को रखा जाता है। प्रवर समिति में जो है उसका गठन किया जाता है। उसमें कई मेंबर होते हैं जो विधेयक पर जो है बारीकी से इस पर विचार विमर्श करती है। और विचार विमर्श के अंतर्गत जो है जितने प्रकार का इसमें धाराएं आता है, जितने प्रकार की जो है इसमें धाराएं जो है उस सारी धाराओं पर जो है चर्चा होती है। और निर्धारित समय पर समिति जो है अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान भी होता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो है विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। फिर इसके बाद विधेयक में जो है आवश्यक शाब्दिक एवं औपचारिक संशोधन किए जाते हैं। यानी एक एक शब्द पर जो है औपचारिक संशोधन होता है एवं अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
चूँकि द्वितीय वाचन में जो है विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो चुकी होती है, तो इसीलिए इसे जो है तृतीय वाचन के सामने जो है सामान्य चर्चा होती है और उस पर जो है मतदान होता है। और यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में जब हो जाता है, तब जो है उस सदन से पारित होना समझा जाता है। अब जो है सिर्फ एक सदन से जो है पारित हुआ है, ये 3 वाचन के तहत, तीनों वाचन जब कंप्लीट हो जाता है, अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं, तब जो है ये आता है दूसरे सदन में। दूसरे सदन में यानी कि अगर लोकसभा में सारी प्रक्रिया हो गया तो वो राज्यसभा में आएगा, और फिर अगर राज्यसभा में सारी प्रक्रिया हो गया तो वो आएगा लोकसभा में। तो अब जो है द्वितीय सदन में आया। अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या होता है। तो जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो, वहाँ से पारित किए जाने के बाद उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं और यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर देता है, तब वह दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब द्वितीय सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दे या उसमें ऐसे कुछ संशोधन कर दे जिससे कि पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा सदन विधेयक पर 6 माह तक चर्चा ही नहीं करे, तब क्या होता है कि इसका अर्थ ये समझा जाता है कि उस विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया, यानी वो विधेयक पारित नहीं हो सका। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई महत्वपूर्ण का है और फिर दोनों सदनों में जो है कुछ मतभेद हो गया, तब क्या होता है कि दोनों सदनों की यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर फैसला करने के लिए दोनों सदन को आमंत्रित करते हैं और जिसकी की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थिति और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ। फिर उसके आगे की प्रक्रिया क्या होता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, अब जो है जो भी विधेयक अगर दोनों से पारित हो चुका है, तब क्या होता है कि ये जो है राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर के लिए जो है लाया जाता है। और यहाँ पे इसलिए लाया जाता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का तो संवैधानिक प्रमुख होता ही है, साथ ही भारत की संसद का एक अभिन्न अंग होता है। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के तहत कोई विधेयक जो है इनका जो है हस्ताक्षर होने पर, अनुच्छेद 111 के तहत उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद जो है कोई विधेयक अधिनियम या कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी एक बार संसद को भेज सकता है, ये उन्हें अधिकार है। लेकिन यदि संसद संशोधन करके या बिना संशोधन किए पुनः पारित करके विधेयक को फिर से अगर राष्ट्रपति के समक्ष अगर भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य हो जाता है और उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। अब आगे जो है धन विधेयक पारित करना, ये भी संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो है संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। और संसद का दूसरा जो है ये अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में जो है वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है।
अनुच्छेद 10 में धन विधेयक के बारे में परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया का वर्णन है। तो धन विधेयक जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वह जो है सीधे राष्ट्रपति के सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसे भेजा जाता है और राज्यसभा जो है इसे 14 दिन के अंदर जो है इन्हें जो है फिर से लोकसभा के पास लौटा दिया जाता है और अगर नहीं भी लौटाता है तो भी दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है और पास कर दिया जाता है। और धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है और गैर विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। अब आगे है संसद का कार्य कि संविधान में संशोधन करना। ये जो है संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि संविधान में जो संशोधन होगा वो संसद के द्वारा जो है किया जाएगा, सांसद के द्वारा किया जाएगा। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण है और आवश्यकता में जो है परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी किया जाता है, यानी आवश्यकता के अनुरूप बदलाव भी किया जाता है। इसलिए बदलाव किया जाता है कि हमारे जो संविधान है ना तो कठोर है और ना तो लचीला है, ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला है और ना अमेरिका की तरह कठोर है। हमारे जो संविधान है वो बीच का रास्ता अपनाया है। जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी कानून का या बदलाव करने का तो बदलाव जो है किया जाता है। आइए उसके बारे में इस प्रक्रिया को जानेंगे। और संविधान संशोधन का जो है की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है, बड़ी है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो जो है मैं बनाकर जो है अपलोड कर दूंगी। इसीलिए जो है इनके बारे में जो है अभी क्या कार्य है संक्षिप्त में ही यहाँ पे जानेंगे। तो प्रत्येक देश में संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है और संशोधन प्रक्रिया का जो आधार होता है वो संविधान लचीला एवं कठोर दो प्रकार का होता है। जैसे ब्रिटिश में लचीला है और यूएसए में जो है कठोर है। अब जो है जानते हैं कि संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है, लेकिन किस प्रकार से करते हैं तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में ही है और इसके अनुसार संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जाता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन जो है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में ही संशोधन से संबंधित हो, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा भी उसे समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का यह तीसरा तरीका जो है अनुच्छेद 368 में जो है इसका वर्णन दोनों तरीकों से किया गया है और संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग इसे पारित किया जाता है। अब जो है संसद का कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना भी है। कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य ये संसद का है। तो कैसे जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता जो है मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है, लेकिन कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है।
भारतीय संसद जो है विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जैसे प्रश्नकाल के द्वारा, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर नियंत्रण की सबसे जो बड़ी शक्ति है वो लोकसभा को प्राप्त है। वह है विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो विश्वास का जो मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का जो है आग्रह भी करते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के पारित ना होने पर, विश्वास मत के पारित ना होने पर अविश्वास मत के पारित होने, इन दोनों का परिणाम जो है मंत्री परिषद का अपने पद से हटाना ही होता है। अब जो है ये जो है संसद के प्रमुख रूप से जो कार्य है वो थे। अब जो है आइए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सुविधा होगी। तो भारत में संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा हुआ है और संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा एवं लोकसभा। अब जो है संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, उसकी क्या योग्यता होती है, तो दोनों के बारे में कहा गया है। संसद के चाहे राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता जो है पूर्ण करता हो और 6 माह की अवधि में संसद का सत्र आहूत करना आवश्यक समझा जाता है। और एक वट गणपूर्ति जो होता है, तो सदन की गणपूर्ति का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी कि कुल सदस्य जैसे 100 है तो 100 का 10वां भाग। और वर्तमान में जो लोकसभा में गणपूर्ति हेतु 55 सदस्य को होना अनिवार्य है और राज्यसभा में 25 सदस्य को होना अनिवार्य है। और हमारे संसद में राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो और जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। और संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ये कानून का निर्माण करना। तो इतना ही है संसद के कार्य के बारे में। धन्यवाद।